हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय रोशन में। तो आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जो सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, धातु अधातु। और जहाँ तक कि ये जो अभी दिसंबर माह में एक फेमस एग्जाम होने वाला है जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है। दिनों नहीं, मंथ हो गया है, साल हो गया, ठीक है। 2023 में वैकेंसी आई थी, 2024 में अब पेपर हो रहा है, ठीक है। तो इसका नाम है एनिमल अटेंडेंस, मतलब पशु परिचर की। तो उसमें जो साइंस के पोर्शन में ये टॉपिक डिस्क्राइब किया हुआ है, मेटल नॉन मेटल, ठीक है, धातु अधातु। ये जो मैंने पीडीएफ ली है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी जो 10th क्लास की बुक होती है वहाँ से मैंने ये पीडीएफ उठाइए। आपको मैं इस बुक का रिव्यू बता दूंगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्लास 10th की एग्ज़ाम फाइटर बुक नाम से है ये। और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, ठीक है। जहाँ तक क्वेश्चन आएगा ना, मेरी मानो तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 14 क्वेश्चन है, मतलब 40 जो क्वेश्चन है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, ठीक है। और आपको अब थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, यही पढ़ो एमसीक्यू, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। देखो अपन पहला स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम जिस आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है उसमें पहला पढ़ते हैं अपन। देखो, सल्फाइड एक्स से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब जो सल्फाइड जो एस्क होता है और होता है, उससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करोगे आप। भंजन का करोगे, निस्तापन का करोगे, संसारण का करोगे, थर्मेट प्रक्रम का करोगे, ठीक है। तो इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है भंजन का। यहाँ पर साथ साथ में आंसर भी लिखे हुए हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है, भंजन जो प्रोसेस होती है उसका किया जाता है इसमें, ठीक है। देखो, अधातु जो कमरे के ताप पर ध्रुव होती है, देखो दो प्रकार की होती है, धातु और अधातु। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत जगह क्या होता है, ब्रोमीन और मरकरी दोनों लिखे हुए हैं। तब आपने बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा होगा और ये पूछा भी जाता है, ठीक है, कि अधातु जो कमरे के ताप पर ध्रुव होती है। देखो यहाँ पर अधातु की बात हुई है, तो गलती ना करें भैया, अधातु की बात हुई है। अधातु क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन होती है, जबकि वह धातु जो कमरे के तापमान पर ध्रुव होती है वो होती है मरकरी, है ना, पारा बोलते हैं जिसे, ठीक है। उसका Hg सिंबल होता है। और ब्रोमीन का क्या होता है बताओ, Br होता है, ठीक है। चलो तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। वो धातु जो चमकीली होती है, वो धातु जो क्या होती है, चमकीली होती है, तो कौन सी होती है वह चमकीली धातु, आयोडीन धातु होती है। कौन सी होती है, आयोडीन जो धातु होती है, जो क्या होती है, चमकीली धातु होती है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सी है। विद्युत जो तार होते हैं, ठीक है, कि परस्पर वेल्डिंग के लिए, उनके आपस में जो वेल्डिंग के लिए जो मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, सोल्डर होता है। ये एक सोल्डर है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है भैया, ये नए पैटर्न के क्वेश्चन है। आजकल ये नहीं पूछा जाता है कि अधातु जो कमरे के तापमान में दर होती है, क्योंकि ये बहुत सी बार पूछ लिया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, विद्युत तारों की परस्पर मतलब आपस में जो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त जो मिश्र धातु है वो किसकी बनी होती है, सोल्डर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सोल्डर की बनी होती है, ठीक है। कई धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, सॉरी। और इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, ऐसी कुछ धातु है जिसे पीट कर क्या बनाया जाता है, चादर बनाया जाता है। तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता कहते हैं। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता गुण किस में पाया जाता है, ये बताओ चलो आप। तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है सोने में। किस में पाया जाता है, सोने में। जो ओरम होता है ना, सोरम बोला जाता है उसे, ओरम को, ठीक है। AU उसका सिंबल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। देखो, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। अति जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। अति शुद्ध सोना होता है वो किस कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और आप बता सकते हो कि यहाँ पर 24 कैरेट के आभूषण बनते हैं, ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 24 कैरेट के आभूषण बनते हैं या नहीं बनते हैं, आप बताइए, ठीक है। ठीक है, मुझे तो पता है कि 24 कैरेट के आभूषण, आप बताओ चलो, यस या नो, बनते हैं नहीं बनते हैं, ठीक है। 24 कैरेट के आभूषण नहीं बनते हैं, ठीक है। आभूषण नहीं बनते हैं, वो 22 कैरेट के आभूषण बनते हैं, ठीक है, जबकि 24 कैरेट के आभूषण नहीं बनते हैं, ठीक है। ठीक है, कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। जो धातु है, यहाँ धातु की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी धातु है जो हथेली पर अपन जब कोई सी हाथ पे लेते हैं, हथेली पे लेते हैं, तो वो धातु क्या होती है, पिघलने लगती है, तो उसका नाम है सीजियम। कौन सी धातु है, सीजियम धातु है, होती है, ठीक है। सीजियम जो धातु होती है वो होती है, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है,
बताओ कौन सा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट है, हीरा है, लिथियम है, गैलियम है। कौन सा होता है? हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा होता है भैया। कौन सा होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। और यहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा कि कार्बन की कौन 3 अपर रूप कौन से होते हैं? बताओ, याद है आपको? एक तो ग्रेफाइट होता है, एक हीरा होता है, और एक क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लोरीन होता है। और एक कार्बाइन भी होता है। ठीक है, उसको याद रख लेना, कार्बाइन को। पर आप यहाँ पर याद रखो कि कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है और फ्लोरीन होता है। तो अपन यहाँ कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ठीक है, देखो उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं भैया बताओ? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? देखो, जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। पर यह आपको पता है कि यहाँ पर हमेशा ऑप्शन में जिंक ऑक्साइड ही दिया जाएगा, तो आप इसको रख लोगे? नहीं भैया, जिंक ऑक्साइड के साथ साथ आपको दूसरे एग्जाम्पल रखने पड़ेंगे। जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, टिन ऑक्साइड हो गया। तो ये जो 4 एग्जाम्पल बताया मैंने, तो आप लिख लो, मैं वापस धीरे धीरे बता रहा हूँ। एक तो जिंक ऑक्साइड हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, है ना, टिन ऑक्साइड हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। 4 भी याद नहीं हो तो आपको जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये तो बिल्कुल याद करने ही है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड ये क्योंकि नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब। ठीक है, अब आने लग गए ये जो आप बोलते हो ना नॉर्मल साइंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते भैया, आते हैं, क्योंकि ये पूरा जो बेस है ये 10th क्लास से मैंने लिया हुआ है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 10th क्लास में नहीं आया हुआ। ये जो क्वेश्चन है ये बाकी जो अदर कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। केरोसिन तेल में किस धातु को डुबो कर रखा जाता है? ठीक है, जो केरोसिन तेल है उसमें किस धातु को डुबो रखा जाता है और क्यों रखा जाता है? ये भी आंसर दे दीजिए, क्योंकि आंसर को आपको दिख ही गया कि कौन सा है। पोटेशियम है, जो केरोसिन तेल में किस धातु को डुबो कर रखा जाता है? देखो पोटेशियम। अब पोटेशियम क्यों है इसका कारण मैं बता देता हूँ। जो पोटेशियम होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए इनको क्या रखा जाता है? ये जो वाटर होता है उससे भी क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या होता है? केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, देखो पोटेशियम भी होता है और सोडियम भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसलिए इन दोनों को किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। आपने कभी भी प्रैक्टिकल किया होगा, या अब जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो पता होगा कि जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं, जब लैब में जाते हैं, तो अपन को जो सोडियम होता है उसको केरोसिन की बोतल होती है ना उसमें से ही निकाल के एक टुकड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो केरोसिन की जो बोतल से निकाल के दिया जाता है और बोला जाता है कि इसको भैया पानी से दूर रखना है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। देखो, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? नोबल गैस है ना, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस, या बोल दो अक्रिय गैस कौन सी है? ठीक है, हीलियम। कौन सी है? हीलियम। देखो ये हीलियम जो होती है ये उत्कृष्ट गैस होती है, जरूर थोड़ी ये हीलियम ही आएगा ऑप्शन में है। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जीनोन हो गया, रेडोन हो गया, ये जितनी भी गैस है, मतलब जो जीरो ऑर्डर की जो गैसें है ना, वो सभी किस में आती है? उत्कृष्ट गैसें होती है। कौन कौन सी होती है? वापस लिख लो आप, है ना। ये हीलियम, नियोन हो गया, है ना, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जीनोन हो गया, रेडोन हो गया, ये सब कौन सी होती है? उत्कृष्ट गैस होती है। ठीक है, पर सबसे आपने देखा होगा जो पेरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं सबसे एंड में जो 18वें नंबर का जो ग्रुप होता है ना उसमें पाई जाती है। ठीक है, देखो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में जो पाई जाती है वो कौन सी धातु है? बता, ओरम है। कौन सी धातु है? ओरम। जो सोना होती है ना, वो सोना क्या होता है? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो ओरम। तो क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछ सकता है कि जो सोने का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो क्या होता है? ए होता है, सोरम। देखो आपको अगर ये पार्ट कंप्लीट ही बड़ा तरीके से याद करना है तो आपको 1 से लेकर जो 30 तक है ना एलिमेंट होते हैं उनको याद करना ही पड़ेगा आपको, 30 तक। ठीक है, 30 तक आपको एलिमेंट याद करने पड़ेंगे, जब जाके ये चैप्टर कंप्लीट याद होता है। ठीक है, देखो एक्वारेजिया में सबसे बेस्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मध्य अनुपात होता है? बताओ, जो एक्वारेजिया होता है उनमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मध्य अनुपात होता है। कौन से कितने अनुपात में होते हैं ये? और ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर लिख रहा है ना, ये सांद्र और यहाँ ये सांद्र, इनको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन फंसा हुआ है भैया। मैंने पिछली बार लेबर स्टैंड का पेपर दिया हुआ था, वहाँ पर एक क्वेश्चन आते हैं कि 1 मिनट यार रुको,
इसको मैं हटा देता हूँ, इरेजर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बताओ किस 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 रूप में रहते हैं ये। तो यहाँ ऑप्शन दे देगा आपको सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस तनु नाइट्रिक अम्ल, फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर दूसरा ऑप्शन उसके साथ ही एक ऑप्शन एवं लगा के तनु नाइट्रिक अम्ल, ऐसे ऑप्शन दे देगा। पर आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर कुछ फॉर्म रहते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रहते हैं और सांद्र नाइट्रिक अम्ल में रहते हैं। इनमें तनु जैसी कोई बात नहीं होती। तनु मतलब होता है जिसमें पानी मिला दिया जाए वो तनु होता है, और सांद्र होता है जो पानी नहीं होता है, ठीक है, वो प्योर अवस्था में रहता है, सांद्र अवस्था में रहता है। जो किस अनुपात में रहते हैं, और ये अनुपात भी याद रखना पड़ेगा। जो देखो ये जो अनुपात होता है ये जो अनुपात होता है वो 3:1 में रहते हैं। 3:1 में रहते हैं मतलब 3:1 में ये एग्जिट करते हैं, ठीक है। 3:1 में, जो 3 में होता क्या है, HCl थोड़ी HCl है, HCl है, कंसनट्रेशन HCl प्लस कंसनट्रेशन नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर। एक तो होता है कंसनट्रेशन HCl प्लस कंसनट्रेशन HNO3, N यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी मोह नहीं रहा यहाँ पर यार, 1 मिनट रुक जाओ। इसका तो कितना रूप होता है, तीन रूप होता है इसका। तो कितना भाग होता है, 3 भाग तो इसके होते हैं, ठीक है। और प्लस में कंसंट्रेशन HNO नीचे 3, ठीक है। ये होते हैं इसके रूप होते हैं। ये CC का यहाँ कोई मान नहीं है, ये सिर्फ कंसंट्रेशन का लगाया फॉर्मूला। तो इसमें HCl का ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल का होता है, ठीक है। ये जो अनुपात में होता है ये किस रूप में होता है, ये एक के रूप में होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका पार्ट, ठीक है, याद रखना आप। चलो आगे चलते हैं। देखो सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कौन सी धातु मिलाई जाती है सोने को और ज़्यादा कठोर बनाने के लिए? क्या मिलाया जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। कौन सा मिलाया है? तांबा मिलाया। जब सोने को अपन हार्ड बनाते हैं ना, तो किस धातु का उपयोग करते हैं, उसमें तांबा मिला दो तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। देखो, और ये 15वां नंबर का क्वेश्चन है, यश दलेपन विधि में। देखो यश दलेपन विधि, मुझे नहीं लगता यश दलेपन लिखा हुआ आएगा वहाँ पर, क्योंकि मुझे याद है कि वहाँ पर क्या लिखा आएगा, गेल्वेनाइजेशन लिखा आएगा वहाँ, गेल्वेनीकरण, है ना। यश दलेपन क्या है, बहुत ही ज़्यादा हिंदी वर्ड हो गया ये। वहाँ क्या लिखा होगा, गेल्वेनीकरण विधि में लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? मतलब पहला हो गया जस्ता, ठीक है, दूसरा होगा तांबा, एल्यूमिनियम और टिन। जो गेल्वेनाइजेशन का मतलब ही क्या होती है, किसी लोहे की परत में जिंक की परत चढ़ाना, वही क्या कहलाती है, जस्ते की परत चढ़ाना, वही क्या कहलाती है, गेल्वेनाइजेशन कहलाती है, यश दलेपन विधि कहलाती है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, याद रखना क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? देखो आपको पता होना विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ अपने आंसर तो पता लग गया कि एजियोनोथ्री विलियन एवं कॉपर धातु ये क्या होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और बाकी क्यों नहीं करते भैया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो एजियोनोथ्री है और ये कॉपर है। मैं आपको एक ऐसी सारणी बताऊंगा अभी, वो जो सक्रियता सारणी होती है वो, है ना, सक्रियता सीरीज होती है पूरी, वो आपको याद करनी पड़ेगी सॉरी, ठीक है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। और वो जो आपने सारणी पढ़ ली एक बार, तो मैं मानता हूँ कि उस सारणी में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि वो सारणी कौन सी है। उस सारणी को आप पढ़ लो, और मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक उस सारणी से क्वेश्चन आने की बहुत चांस है, ठीक है। जो यहाँ पर दे रखा है ना ये क्वेश्चन, ये भी उस सारणी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो आपको पता होना चाहिए, देखो मैं बता देता हूँ, चलो सारणी यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो फिर, ठीक है। देखो सबसे ऊपर जो सक्रियता सारणी में सबसे जो हाईएस्ट होता है ना, वो होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम होता है वो, ठीक है। उसके बाद होता है सोडियम जो क्रिया करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाला कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। उसके बाद होता है सोडियम, ठीक है। मैं आपको सारणी बता देता हूँ, ठीक है। लिखो, चलो मैं सारणी बता देता हूँ आपको, मैं लिखा देता हूँ सारणी को। देखो सबसे पहला नाम लिख लो आप, ये होता है सोडियम का, ठीक है, सोडियम, ये होता है सोडियम। दूसरा होता है पहला होता है पोटेशियम, दूसरा होता है सोडियम, तीसरा होता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। जो मतलब
सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहने वाले तत्व क्या है? पोटेशियम है, उसके बाद क्या है? सोडियम है, उसके बाद क्या है? कैल्शियम है, ये क्या है? कैल्शियम है, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, क्या होता है? मैग्नीशियम होता है उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, कौन सा होता है? एल्यूमिनियम होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, ये तो ऊपर हो गया, ठीक है, ये ऊपर चल गया, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद होता है एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, फिर हो गया जिंक हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, फिर हो गया पेरस, ठीक है, पेरस मतलब लोहा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, ठीक है, लोहा, ठीक है, आपने लिख लिया होगा वो, ठीक है, लोहा। उसके बाद होता है पीबी, एक मिनट, लोहा पे होता है पीबी, पीबी, ठीक है। उसके बाद होता है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद होता है कॉपर, उसके बाद होता है मरकरी, है ना, मरकरी, एच जी, है ना, जिसको पाराई बोलते हैं अपन, ठीक है। और होता है एजी, एजी मतलब सिल्वर, और लास्ट होता है ओरम, होता है ओरम, ओरम। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है, पहला होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पेरस, लेड, लेड मतलब क्या होता है? जो शीशा होता है ना, शीशा, लेड, वो होता है लेड, ठीक है, शीशा। और हाइड्रोजन पे कॉपर होता है, फिर क्या होता है? मरकरी होता है, सिल्वर होता है, फिर ओरम होता है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है? ओरम होता है। सबसे ज़्यादा सक्रियता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है इसमें होता है पोटेशियम, कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। उसके बाद सोडियम होता है। इसलिए देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया ना, देखो पहला पॉइंट देखो आप, तो NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। अब देखो ये यहाँ पर क्रिया क्यों नहीं कर रहा? देखो जो सोडियम होता है ये क्या होता है? टॉप पे बैठा हुआ है। पोटेशियम के बाद क्या होता है? सोडियम होता है। अब कॉपर यहाँ पर धातु क्रिया कर रहा है। अब आप ही बताओ कि कॉपर तो कितना नीचे आता है, ठीक है। अब कॉपर धातु NaCl से Na को अलग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो गलत हो गया यहाँ पर। मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम विलियम है, और एल्यूमिनियम धातु है। अब देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम 4th नंबर पे आता है, और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो सबसे ऊपर कौन है? मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम उसके बाद है, तो एल्यूमिनियम भी उसको अलग नहीं कर सकता, मैग्नीशियम को बाहर तो निकाल सकता है, ठीक है। अगर मान लो मैग्नीशियम के ऊपर की कोई धातु आती है, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की जगह यहाँ पर लिखा होता है सोडियम। अब सोडियम तो इस मैग्नीशियम को बाहर उठा के पटक सकता है, परंतु ये एल्यूमिनियम है, ये इसको हिला भी नहीं सकता भाई, क्योंकि इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मैग्नीशियम को MaCl2 से मैग्नीशियम को बाहर निकाल दे, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है? ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। तीसरा है FeSO4 विलियन एवं सिल्वर धातु। अब देखो FeSO4 है, ये भी क्या होता है? थोड़ा ऊपर अवस्था में आता है, जबकि सिल्वर क्या होता है? सिल्वर तो बहुत नीचे आता है, और हम के पहले क्या आता है? सिल्वर आता है। तो ये भी क्या होता है? इसको बाहर नहीं निकाल सकता। सिल्वर भी क्या होता है? Fe को बाहर नहीं निकाल सकता, इसकी हिम्मत नहीं है तो बाहर निकालने के लिए। जबकि लास्ट देखो अब D AgNO3 विलियन एवं कॉपर धातु। ये जो कॉपर धातु है, ये कॉपर धातु क्या करती है? Ag को आराम से बाहर निकाल सकती है, इसकी हिम्मत होती है भैया, ये Ag को निकाल सकती है। ये कॉपर क्या होता है? ऊपर अवस्था में आता है, जबकि Ag क्या होता है? नीचे आता है। तो ये आराम से इसको बाहर निकालती है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? D होगा, ऑप्शन राइट, ठीक है। तो यही इसका कंसेप्ट है। आपको जो सक्रियता श्रेणी है वो मैं आपको लिख के दे दूंगा बाद में, तो आप उसमें याद कर लेना उसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखना उसके उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। देखो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? जो फ्राइंग पैन होता है, इसको उससे जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए किसका यूज करते हो? आप कढ़ाई का यूज करते हो ना, वही क्या है? इसकी फ्राइंग पैन है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसमें खाना तेज़ी से बन जाए वही क्या है? फ्राइंग पैन होता है, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो किसका यूज़ करते हैं इसमें जंग से बचाने के लिए? किसका यूज होता है उसमें? उसमें होता है जिंक की परत चढ़ाकर उसका बचाव किया जाता है। किसका होता है? जिंक का जो परत चढ़ाकर उसमें बचाव किया जाता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी देखो 18 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई जो धातु है, जो कोई मेटल है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, और ये यौगिक जल में विलय है। ये तत्व क्या हो सकता है? बताओ। ऐसी कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन से क्या करती है? क्रिया करती है, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। मतलब देखो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगी। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगी? जल में विलय होता है, वो एक दूधिया पदार्थ बना लेती है, अपन ने पढ़ा है, ठीक है, पदार्थ बना लेती है। तो वो कौन सी होती है? कैल्शियम धातु होती है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा है उसमें जिंक की बजाय टिन का यूज़ करते हैं, टिन का लेप होता है। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जो टिन की अपेक्षा जिंक की अधिक क्रियाशील
अभिक्रियाशील होती है। जिंक क्या होता है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये दूसरे से रिएक्शन कर जाए, इसलिए वहाँ पर किसका यूज करता है, टीन का यूज करता है वहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन है, देखो थर्मिट अभिक्रिया में अपचायक है। थर्मिट अभिक्रिया में कौन अपचायक होता है, जो थर्मिट अभिक्रिया में अपचायक होता है वो होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है, एल्यूमिनियम। अब देखो ये थर्मिट अभिक्रिया होती क्या है भैया, कोई भी जो धातु ऑक्साइड होती है उसके साथ क्या होता है, किसी भी धातु के साथ क्रिया करना, वो क्या कहलाता है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। अब मैंने यहाँ परिभाषा भी लिखी है, देखो एल्यूमिनियम को अपचायक के रूप में इस्तेमाल करके धातु ऑक्साइड को कम करने की प्रक्रिया, जो धातु ऑक्साइड होती है उसको कम करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होती है, थर्मिट अभिक्रिया में आती है। मतलब धातु ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर जो होता है वही क्या होती है, थर्मिट अभिक्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। वो धातु ऑक्साइड का जो को कम करने का काम करती है, ठीक है। लिखी हुई परिभाषा देख लो आप यहाँ पर, थर्मिट अभिक्रिया की एल्यूमिनियम को अपचायक के रूप में इस्तेमाल करके धातु ऑक्साइड को कम करने की प्रक्रिया। देखो विद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग किया जाता है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, धातु को शुद्ध करने में। किसमें किया जाता है, धातु को शुद्ध करने में विद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग किया जाता है। देखो विद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, धातु को शुद्ध करने में किया जाता है। धातु को जितनी भी धातु होती है ना उसको शुद्ध करने में, जैसे तांबा होगी, सोना होगी, चांदी होगी, इनको धातु को शुद्ध करने में किसका यूज किया जाता है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण का यूज किया जाता है, ठीक है। आप याद रखना। देखो अब यहाँ पर ये शुद्ध की क्रिस्टल की बात आएगी तो मैं आपको और बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ कुछ टॉपिक लिखे हैं, जैसे मान लो क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल को अकार्बनिक जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको, अकार्बनिक ठोस पदार्थों में उपस्थित जो घटक होते हैं उनको पृथक करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्रिस्टल विधि का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, क्रिस्टल विधि का, क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अकार्बनिक ठोस पदार्थों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण करने के लिए क्रिस्टल का यूज करते हैं। ये एक्स्ट्रा बात लिखी हुई थी 10th क्लास की बुक में, तो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो आप याद करना। जबकि आसवन विधि में किसका यूज करता है, जो द्रव होते हैं, द्रवों का जो मिश्रण होता है उसको अलग पृथक करने के लिए किसका यूज करते हैं, आसवन विधि का यूज करते हैं। जबकि प्रभाजी आसवन में किसका यूज करते हैं, जो खनिज तेल होता है ना, जिसमें जिन ध्रुवों का जो खनिज तेल होता है, जिन ध्रुवों का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंटों का अंतर देखा जाता है, उसमें किसका यूज करते हैं, इस इनका यूज किया जाता है। किसका, प्रभाजी आसवन, जिसमें खनिज तेल हो गया, खनिज तेल से पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इन सबको अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है प्रभाजी आसवन में, ठीक है। जो मिश्रित द्रव होते हैं उनमें से जिनके क्वथनांकों में अंतर कम होता है उनमें किसका यूज किया जाता है, प्रभाजी आसवन का यूज किया जाता है। उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जिन द्रवों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनमें प्रभाजी आसवन का यूज किया जाता है। जैसे खनिज तेल है उससे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल प्राप्त करने। जब भी क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली यही क्वेश्चन आएगा कि खनिज तेल से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि का यूज किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऑक्साइड आइस का एक उदाहरण है, ऑक्साइड आइस का एक उदाहरण बताइए। क्या है ऑक्साइड आइस का उदाहरण, ये है बॉक्साइड। क्या नाम है, बॉक्साइड। ये ऑक्साइड से याद रख लो, बॉक्साइड को, ठीक है। तो ये ऑक्साइड है, इसका एक उदाहरण है बॉक्साइड, ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है वो कौन सा होता है। देखो जस्ट अपन ने पहले देखा था वहाँ जिंक ऑक्साइड आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया। मैंने बोला था ना क्योंकि क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं भैया, और क्वेश्चन आते भी हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, टिन ऑक्साइड हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया। तो ये क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, जो अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, सामान्य कैसे होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। अब यूँ वही बात आ जाए कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय, और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय, ठीक है। और जो दोनों शो करे वो उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। देखो प्रकृति का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, प्रकृति का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन कहाँ पर पाया जाता है वायुमंडल में तो होता ही है, परंतु सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य में, 75% हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में। जब भी जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन आपस में मिलकर नाभिक संलयन विधि द्वारा हीलियम बनाते हैं, और हीलियम क्या करती है, वो ये ऊर्जा के रूप में या गर्म प्रकाश के रूप में वो गर्मी उत्पन्न करते हैं कि जो अपन पृथ्वी पर पहुँचती है वो, ठीक है, हीट जनरेट करते हैं वो, जिसके द्वारा अपन को फिर यहाँ गर्मी महसूस होती है, ठीक है। बहुत
मात्रा में वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। फिर वो देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक तरल धातु है, बताओ यहाँ पर तरल धातु का नाम क्या है। तरल धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है वही है, कौन सी है, पारा मतलब Hg मतलब मरकरी। ठीक है, 3 नाम हो गए है ना, प्रतीक तो याद होना ही चाहिए तुम्हें यार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रणनीतिक धातु है। वाह, रणनीतिक धातु सबसे फेमस क्वेश्चन है, मतलब फेमस तो क्या, एक इनलॉजिकल क्वेश्चन है। जो क्या नाम है, टाइटेनियम। कौन सी है, टाइटेनियम क्या है, जिसका सिंबल क्या होता है, Ti होता है। क्या होता है, Ti होता है। टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है। टाइटेनियम क्या आता है, 22 नंबर पे आता है टाइटेनियम। किससे याद रखोगे, टाइटेनियम जहाँ से याद रख लो, टाइटेनियम। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं, जो अयस्क होते हैं उनमें उपस्थितियाँ जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग, गैंग बोला जाता है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम होती है। अब देखो ये पोटेशियम, देखो सोडियम में आया है, परंतु सबसे ऊपर कौन सी क्रियाशील सक्रियता श्रेणी में पढ़ा अपने, सबसे ज़्यादा ऊपर की टॉप में कौन सी पाई जाती है, पोटेशियम पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, पोटेशियम। क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, पोटेशियम आया। अगर यहाँ पोटेशियम नहीं दे रखा ना, तो मान लो सोडियम देख रहा है और पोटेशियम की जगह कुछ दे दिया, कॉपर दे दिया मान लो, तो सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी, फिर वो वहाँ पर सोडियम हो जाएगी, परंतु यहाँ पोटेशियम दे रखा है तो पोटेशियम आंसर होगा। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे कम क्रियाशील धातु। अब बताओ आप, सबसे कम क्रियाशील धातु जो सबसे नीचे नीचे पाई जाती थी अपन ने, मैंने पूरी सक्रियता श्रेणी बताई है, मैं वापस बोल देता हूँ, लिख लो, किसी ने नहीं लिखी तो लिख लो। पहले नंबर पे आती है, मैं आपको पहले बता दूं, ये जो सक्रियता श्रेणी आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। पहले बात तो इस क्वेश्चन, इस मेरा पूरा उम्मीद है मुझे सक्रियता श्रेणी में से ये क्वेश्चन पूछेंगे और आपको वो पता होगा ना, तो आपका नंबर इस पार्ट में कट ही नहीं सकता। पहले बात तो ठीक है, तो आपको वो पता होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप बोल देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पेरस, जिंक, पेरस याद है कौन सी है, जिंक है, पेरस है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, लेड है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, पूरी है। ठीक है, लिख लो आप, कहीं आपने नहीं लिखा है तो लिख लो, इसको पूरा लिख लो। मैं वापस बोल देता हूँ, कौन सी, देखो पोटेशियम है सबसे नंबर वन में, पोटेशियम जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है। उसके बाद होती है सोडियम, ठीक है, उसके बाद होती है कैल्शियम, ठीक है, नंबर से याद रखना है, कैल्शियम। उसके बाद आती है मैग्नीशियम, उसके नंबर आती है एल्यूमिनियम, फिर आती है पेरस, ठीक है, उसके बाद उसकी सॉरी एल्यूमिनियम के बाद आती है जिंक, जिंक के बाद आता है पेरस, ठीक है, पेरस के बाद आता है लेड, क्यों सर, लेड मतलब इसे बोला जाता है शीशा, ठीक है, लेड होता है। उसके बाद होती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आती है कॉपर, ठीक है, कॉपर पे आता है मरकरी, फिर होता है Hg, Hg जो तो वो तो होगी पारा, ठीक है, Hg को क्या बोला, पारा बोला जाता है, मरकरी बोला जाता है। जबकि उसके बाद होती है सिल्वर मतलब Ag, ठीक है, उसके बाद होता है ओरम जो सबसे कम क्रियाशील होती है। जो यहाँ पर पूछा गया है ना, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो होता है सोना। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, और ओरम मतलब सोना। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। देखो, धातु जिसे विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, वो धातु जिसे विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, मतलब पता किया जाता है, वो कौन सी होती है, सोडियम होती है। कौन सी धातु होती है, सोडियम धातु होती है, जिसे विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो याद रख लो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोडियम को निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, धातु जो कॉपर सल्फेट CSO4 विलयन से विस्थापित कर सकती है, कौन सी धातु है। अब देखो, कॉपर को ऐसी कौन सी धातु है इसमें जो कॉपर से ऊपर की अवस्था में पाई जाती है, बताओ ऐसी कौन सी जो कॉपर से ऊपर पाई जाती है। अभी जो सक्रियता श्रेणी पढ़ी अपन ने, उसमें सब कॉपर से ऊपर जो अवस्था जो धातु है, वो अगर मिल जाए आपको इन ऑप्शन में, तो वो जो धातु होगी वो इन कॉपर को विस्थापित कर देगी, किससे, कॉपर सल्फेट विलयन से। तो आप बताओ, देखो जिंक है, अब जिंक क्या होता है, कॉपर से ऊपर की अवस्था में पाया जाता है। अब जो लोहा है मतलब पेरस है, Fe है, वो भी क्या पाया जाता है, कॉपर सल्फेट के ऊपर ही पाया जाता है। और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है, टॉप पे बैठा रहता है मैग्नीशियम, तो ठीक, वहाँ पाया जाता है, 4th नंबर पर पाया जाता है मैग्नीशियम।
तो ये तीनों ही धातु ऐसी है जो क्या होती है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर सकती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो पोटेशियम में कौन सी धातु जल से साथ क्रिया करती है। देखो मैंने बताया ना आपको, जो सक्रियता श्रेणी है उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब सक्रियता श्रेणी से उठ के आ रहे हैं क्वेश्चन, और यहाँ वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ क्रिया कर सकती है, ऐसी कौन सी धातु है बताओ। देखो चांदी, सोना, ये तो क्या है बहुत नीचे पाई जाती है, इनकी सक्रियता श्रेणी बहुत कम पाई जाती है। कॉपर होगी, इनकी सक्रियता श्रेणी थोड़ी कमी पाई जाती है। पर पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रियता श्रेणी पाई जाती है, जो धातु से जल से भी क्रिया कर लेती है। उस सोडियम भी जल से क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो पोटेशियम है यहाँ पर, तो आंसर पोटेशियम जाएगा। ठीक है, तांबा, सोना, चांदी का परीक्षण किया जाता है बताओ। ये अभी जस्ट पढ़ गया है अपन, कौन सा है, विद्युत अपघटनीय परीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखो अति शुद्धता की धातु हैं जैसे कि टाइटेनियम, अति शुद्धता की धातु हैं जैसे कि टाइटेनियम आदि का परीक्षण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑन आर्केल जो विधि होती है उसके द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, टाइटेनियम आदि परीक्षण, अति शुद्धता धातु होती है टाइटेनियम, उनका परीक्षण किया जाता है ऑन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि की जाती है, ऑन आर्केल जो विधि होती है उसके द्वारा किया जाता है। मैं ऑप्शन ट्रिक नहीं कर रहा, आपको यहाँ पर ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, विद्युत अपघटनीय, आप इस पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ लो जिसमें आंसर कंप्लीट है और किधर भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मैं तो ये सजेशन दूंगा कि जो सक्रियता श्रेणी है उसको बार बार रिपीटेशन कर लो, मैं लास्ट में एक बार और बता दूंगा। ठीक है, तो लिख लेना उसे। ठीक है, विद्युत अपघटनीय परीक्षण के समय कैथोड किसकी बनी होती है। जो विद्युत अपघटनीय परीक्षण करते हैं, जब सोना चांदी का परीक्षण करते हैं अपन, तो उसमें जो कैथोड होती है वो किसकी बनी होती है बताओ। वो किसकी बनी हुई कैथोड, शुद्ध धातु की बनी होती है। कौन सी धातु बनी होती है, शुद्ध धातु की बनी होती है। ठीक है, याद रखना। विद्युत अपघटनीय परीक्षण में एनोड किसकी बनी होती है। देखो दोनों रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रिपीटेशन नहीं बोलोगे मतलब अपोजिट क्वेश्चन हो गया दोनों। ठीक है, एनोड और कैथोड का, तो मतलब कैथोड किसकी बनी होती है, शुद्ध धातु की, जबकि जो एनोड होती है वो किसकी बनी होती है, अशुद्ध धातु की बनी होती है। किससे बनी होती है, अशुद्ध धातु की बनी होती है। ठीक है, आज तबीयत बहुत ख़राब है दोस्तों। ठीक है, विद्युत अपघटनीय परीक्षण में एनोड किसकी बनी होती है, अशुद्ध धातु की बनी होती है। संचारित तांबे का रंग कैसा होता है, जो संचारित जो तांबा हो जाए, अब तांबा जब आप कभी भी जंग तांबे में मान लो संचारित हो जाए वो, तो आपको किससे दिखाई देता है, हरा पड़ जाता है वो। देखना आप कभी भी तांबे को देखना, तांबा कभी क्या होगा उसमें वो संचारण हो जाता है तो कैसा पड़ जाता है, हरा रंग का हो जाता है वो। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, हरा रंग का हो जाता है। और चांदी कैसे हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। ठीक है, जंग का सूत्र होता है कैसा होता है, जंग का सूत्र क्या होता है भैया, Ap2O3 XH2O, ये क्या होता है, जंग का सूत्र होता है। ठीक है, Ap2O3 XH2, और मान लो Fe2O3 ओनली, ये वाला पढ़ो, ये पढ़ो आप Ap2O3, तो ये किसका सूत्र होता है, हेमेटाइट का होता है। किसका होता है, हेमेटाइट का होता है। जबकि हेमेटाइट का सूत्र होता है और एक मैग्नेटाइट होता है Ap3O4, वो क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है। तो आप तो यहाँ जंग का सूत्र याद रखो कि Ap2O3 XH2O। ठीक है, ये किसका होता है, जंग का सूत्र होता है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के निष्कर्षण में जितने प्रक्रम उपयोग में लाए जाते हैं, जितने भी अपन निष्कर्षण में प्रक्रम यूज कर रहे हैं, मतलब जितने भी प्रोसेस में अपने काम कर रहे हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है धातुक्रम। क्या बोला जाता है, धातुक्रम बोला जाता है उनको। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको मोस्टली एक सजेशन और देना चाहता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि सक्रियता जो श्रेणी है उसको पढ़ लो दोस्तों, क्योंकि हर बार वो पेपर में पूछी जाएगी। और मैं आपको बाद में बता दूँगा हाँ कि सक्रियता श्रेणी देख लो ना आप, हर मिला के देख लो, मेरी बात को याद रखोगे कि सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन किसको विस्थापित करेगा। यही क्वेश्चन आएगा कि ये धातु इससे विस्थापित कर सकती है। कॉपर सल्फेट से भी पढ़ा अपने, कॉपर सल्फेट से कॉपर को कौन अलग कर सकता है, तो अपन ने ऑप्शन देख लिया भाई, अपन को पता था भाई यहाँ मैग्नीशियम कर सकता है, जिंक कर सकता है, लो पेरिस कर सकता है। तो उन तीनों ने इसको क्या कहता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर सकते हैं। इसलिए वो क्या होता है, इन तीनों से इन जो कॉपर सल्फेट है उससे क्या हो ऊपर की अवस्था में पाए जाते थे, इसलिए उन तीनों को उनको अलग कर पाया वो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 2-3 बार तो पहले रिपीट कर दिया, अब एक बार जो लास्ट है क्योंकि मुझे याद है क्वेश्चन उसमें से आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें से। ठीक है, जो 10th लेवल का जो बेस होता है वो यही होता है। आपको एक बार और बता देता हूँ मैं, देखो पहला होता है पोटेशियम, दूसरा होता है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पेरस, लेड को बोला जाता है सीसा। ठीक है, याद रखना, Pb इसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, Hg होता है, Ag होता है, ओरम होता है। ठीक है, ये जो अवस्था है यही क्या होती है, सक्रियता श्रेणी की अवस्था होती है। ठीक है, याद रख लेना इसको वापिस से। ठीक है, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू।
और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। आगे जो अपनी नेक्स्ट क्लास है वो या तो मानव रोग की होगी या फिर जेनेटिक्स की क्लास होगी, ठीक है। अपन कंप्लीट इसमें कंप्लीट जितना भी पोर्शन है साइंस का वो सब कंप्लीट करेंगे इसमें अपन, ठीक है। थैंक यू।